इंसान किसी खतरे में न पड़ जाए इसलिए चेतावनी लिखी जाती है, और जहां चेतावनी लिखी हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। एक काली अंधेरी रात थी। एक झाड़ी के अंदर से डरावनी आवाज आती है। तभी झाड़ी को चीरकर एक भयानक डरावनी शक्ल वाली बूढ़ी चुड़ैल बाहर आती है। वो अपनी थैली से एक आईना निकालती है और खुद का चेहरा देखती है। वो चेहरे पर झुर्रियां देखकर गुस्सा करते हुए कहती है, ये क्या? मेरे खूबसूरत से चेहरे पर झुर्रियां नजर आ रही हैं। मतलब अगर कुछ दिन और मुझे इंसानी खून नहीं मिला तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बूढ़ी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती मैं बूढ़ी। मुझे जल्दी से इंसान का खून पीना होगा, किसी भी कीमत पर। मुझे इंसानी खून चाहिए। चुड़ैल इंसान की तलाश में एक गांव के पास पहुंचती है, लेकिन गांव में कोई भी नजर नहीं आता। घर के सारे दरवाजे बंद रहते हैं। तभी उसे पीछे से किसी के आने की आवाज आती है। वो पलटकर देखती है तो उसे एक तांत्रिक आता दिखाई देता है। क्या किस्मत है मेरी, शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। अब मैं इसका खून पीऊंगी और फिर से जवान हो जाऊंगी। रुक जाओ, मेरी भूख मिटाए बगैर इतनी तेजी से कहाँ चले जा रहे हो? रुक जा चुड़ैल, और इस गांव से दूर चली जा, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मूर्ख तांत्रिक, अब तू नहीं बचेगा, और ना ही ये गांव वाले। चुड़ैल तांत्रिक की ओर बढ़ती है। तांत्रिक भभूत निकालता है, आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। चुड़ैल दर्द से कराहने लगती है और रहम की भीख मांगने लगती है। छोड़ दो मुझे, माफ कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी। वैसे भी अब तू किसी का कुछ नहीं कर पाएगी। तांत्रिक अपनी थैली से एक छोटी शीशी निकालता है, जिसके अंदर चुड़ैल एक धुएं के रूप में कैद हो जाती है। तांत्रिक शीशी लेकर जंगल के एक कुएं के पास पहुंचता है। आज के बाद तू इस कुएं में कैद रहेगी, जब तक कोई तुझे यहाँ से निकाल नहीं देता। ए रोनी, ए रोतलू लाल, तू यहाँ पे मुंह लटकाए क्यों बैठा है? अरे हम पिकनिक पे जा रहे हैं यार, किसी की मैयत पे नहीं। जस्ट चिल यार। यार, जब से मुझे पता चला है कि हम जिस जंगल में पिकनिक मनाने जा रहे हैं वहाँ एक चुड़ैल का कुआं है, और वहाँ आसपास रहने वाले गांव के लोगों का कहना है कि उस कुएं की चुड़ैल लोगों को मारकर अपनी उम्र बढ़ाती है। बस तभी से मेरी बत्ती गुल है यार। गांव वाले गंवार होते हैं, इसलिए वो लोग भूत प्रेत चुड़ैल पर आज भी विश्वास करते हैं। खैर कोई नहीं, चुड़ैल हो या चुड़ैल की अम्मा, उसके साथ हम करेंगे तम्मा तम्मा। क्यों दोस्तों? सही बात है। रोनी की कही बात बिल्कुल सच थी, पर उसके दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा करके सभी ने आज अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया। पानी खत्म हो चुका है, मैं पानी लेकर आता हूँ। विक्की
पानी की तलाश में घने जंगलों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। तभी उसे सामने एक खूंटे पर बहुत सारे चमगादड़ टंगे हुए दिखते हैं और फिर वो सारे चमगादड़ वहां से जैसे ही उड़ जाते हैं, विक्की को वहां टंगा बोर्ड दिखाई देता है। बोर्ड पर चेतावनी लिखी होती है, चुड़ैल का कुआं, इस कुएं के पास जाना सख्त मना है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन ये गांव वाले आज भी भूत चुड़ैल पर अटके हुए हैं। भगवान जाने इन गंवार गांव वालों को कब अकल आएगी। विक्की एक बेल तोड़ता है, उसे बोतल में बांधकर उसकी सहायता से कुएं से पानी निकालने लगता है। तभी उसके कानों में बेहद डरावनी चीखों की आवाज सुनाई पड़ती है। विक्की आवाज सुनकर डर जाता है और इधर उधर देखता है, पर उसे हर तरफ पेड़ पौधे और झाड़ियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। विक्की घबराते हुए, कौन है वहां? लगता है किसी बच्चे ने इस कुएं में डाल दी होगी। मैं वापस आ गई। देख तांत्रिक, मैं वापस आ गई। अपने पीछे क्या हो रहा है उससे बेखबर विक्की पानी की बोतल पकड़े आगे कार की ओर जा रहा है। वो पीछे से आती इन आवाजों को सुनकर डर के रुक जाता है। तभी चुड़ैल की नजर उस पर पड़ती है और झटके से वो विक्की के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल हैरानी से उसे देखती रहती है। विक्की को भी एहसास हो जाता है कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो चुका है। उसे हल्का सा डर लगता है। बावजूद इसके डरा सहमा विक्की हिम्मत करके पलटकर पीछे देखता है और बुरी तरह शौक से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मानो उसने मौत को देख लिया हो। कुएं के ऊपर हवा में एक बूढ़ी और बहुत ही डरावनी चुड़ैल है जो उसे देख जोर जोर से हंसने लगती है। विक्की जान बचाकर वहां से भागता है, मगर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। चुड़ैल अपने लंबे बालों से उसे पकड़कर अपने पास खींच लेती है। मुझसे तेज तो ओलंपिक का धावक भी नहीं दौड़ पाएगा, तो तू किस खेत की मूली है, कितना जवान और गरम खून है। मजा आ जाएगा आज मुझे तुम्हारा खून पीकर। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तुम ये पानी पी लो। मैं पानी नहीं, खून पीती हूँ। वो उस बोर्ड पर लिखी हुई चेतावनी नहीं पढ़ी क्या तूने? खून पीने वाली चुड़ैल हूँ जो खून पीकर जवान हो जाती है। अब मैं तेरा खून पीऊंगी। अचानक चुड़ैल की जीभ तेज धार बन जाती है और एक ही झटके में विक्की की गर्दन धड़ से अलग कर देती है। उसके धड़ से निकलने वाले खून को सर उठाकर पीने लगती है। खून पीकर चुड़ैल थोड़ी जवान हो जाती है और उसके चेहरे की झुर्रियां थोड़ी कम हो जाती हैं। ये विक्की कहाँ मर गया यार? अमित, लगता है उस झाड़ी में कुछ है। वो झाड़ी बहुत जोर जोर से हिल रही है। अमित झाड़ी की ओर देखता है। झाड़ी बिल्कुल भी हिल नहीं रही होती। वो कहता है, कहाँ हिल रही है? वहां कुछ भी तो नहीं है। डर मत, हवा से हिल रही होगी। लेकिन हवा तो चल ही नहीं रही है। देखो, एक भी पत्ता नहीं हिल रहा। यार तू डरता बहुत है। कोई जानवर होगा, हमें देखकर भाग गया। तू टेंशन मत ले, चल चिल मार यार। लेकिन रोनी तो टेंशन ले चुका था।
बचाओ 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 बचाओ। उसके दोस्त उसे छटपटाते हुए देखते हैं। अमित और संजीव रोनी को बचाने के लिए उसकी ओर भागते हैं। रोनी को खींचकर बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी अचानक से रोनी का शरीर बाहर आ जाता है। इस कारण अमित और संजीव जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरते ही वो संभलते हैं और उनकी नजर रोनी पर जाती है। रोनी का सर धड़ से गायब है। ये देखकर अमित, संजीव बुरी तरह डर जाते हैं। दोनों कुछ भी समझ पाते उससे पहले झाड़ी से चुड़ैल के बाल बाहर आते हैं और वो बाल उन्हें पकड़कर कुएं की ओर खींच कर ले जाते हैं। दोनों उल्टे लटके हुए चुड़ैल के चेहरे से इंच भर दूर रहते हैं। आज की इस दावत से मैं बहुत खुश हूँ। इंसान अगर किसी भी चेतावनी को जानबूझकर अनदेखा करता है तो वो अपनी मौत को दावत देता है। इसलिए जहां भी चेतावनी लिखी हो उसे अनदेखा न करें। क्या पता वहां भी चुड़ैल का वास हो। है और कोई माइका लाल जो इस चेतावनी को अनदेखा करके मेरे कुएं के पास आए? दोस्तों, अगर इंसान अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है तो उसे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले कास्टिंग डायरेक्टर रमन ने अपने काम को ईमानदारी की छदम खाल उड़ाकर उसे अपनी हवस बुझाने का जरिया बना लिया था। यार संदीप, पूरा एक वीक निकल गया लेकिन अभी तक हम वर्मा सर की हॉरर फिल्म की हीरोइन ढूंढ नहीं पाए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये काम हमारे हाथ से जाते देर नहीं लगेगी। बॉस, ये पिछले प्रोफाइल देख लो, एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं। तू भी ना मूर्खों वाली बात करता है। अबे राकेश छाबड़ा, सोगी जी, ये सब ऐसे ही बड़े कास्टिंग डायरेक्टर नहीं बन गए हैं। मेहनत की है उन्होंने। तो आई थिंक सर हमें ओपन ऑडिशन रख लेना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी न किसी नए चेहरे में हमारी हीरोइन जरूर मिल जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा करो, तुम जल्दी से सोशल मीडिया पर ऑडिशन की सारी डिटेल्स अपलोड कर दो, मगर एड्रेस यहाँ का नहीं, मड आइलैंड के ऑफिस का रखना। वो जगह लकी है मेरे लिए। मेरे करियर की शुरुआत उसी ऑफिस से हुई थी। तू जल्दी से ये सब निपटा ले, हमें वहां के लिए अभी निकलना होगा। ओके बॉस। रमन और संदीप मड आइलैंड वाले ऑफिस पहुंचकर ऑडिशन का सेटअप करने में जुट गए। काम खत्म करते हुए उन्हें रात हो गई और रात होते ही दोनों गुरु और चेला शराब की बोतल में उतर गए। रमन सर, मेरी मम्मी कहती है कि आपने मुझे पीना सिखाकर मुझे बिगाड़ दिया है। तो ठीक है, आज के बाद तू दूध ही पीना। ये इतनी रात में कौन आया है? जा देख तो। जी कहिए। सर, मैंने वो ड्रेस बुक पर ऑडिशन का मैसेज देखा था 12 बजे का, उसी के लिए ही आई हूँ। अरे बाबा, ऑडिशन का टाइम रात 12 बजे का नहीं, दिन के 12 बजे का है। आप दिन में आइए 12 बजे। देखिए सर, अगर आप मेरा भी ऑडिशन ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ। कितनी दूर से? जहन्नुम से आई है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। पर सर प्लीज ऑडिशन अभी ले लीजिए ना। संदीप, ये इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो ले लेते हैं ऑडिशन। तो चल, कैमरा और लाइट्स ऑन कर। सर, अभी कैसे पॉसिबल है ना पॉसिबल?
संदीप जी, अगर चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। आप वैसे भी सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? बस ऐसे ही जानती हूँ। अभी आपने कहा था ना, क्या जहन्नुम से आई हो? तो जहन्नुम से आने वाले तो सब जानते हैं, नाम, जन्म। यूं पहेलियां बुझाने की बजाय तुम सीधे सीधे बताओ कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, वरना निकलो यहाँ से। अबे सुन लिया होगा मुझसे ही तेरा नाम, बेकार में क्यों इशू बना रहा है? आर्टिस्ट की थोड़ी रिस्पेक्ट करना सीख। चल अब ऑडिशन की तैयारी कर। बुराई जब रगों में खून बनकर दौड़ने लगती है तो इंसान हैवान बन जाता है। ऐसा ही हाल रमन का था। आधी रात में कम कपड़े पहने हुए एक लड़की ऑडिशन देने क्या आई, वासना उसकी आंखों से टपकने लगी। रमन संगीता का फायदा उठाने का मन बना चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये ऑडिशन उसकी जिंदगी का आखिरी ऑडिशन होने जा रहा है। देखो, अब तुम्हें मेरे 3 तक गिनती करते हुए इस कैमरा की ओर पूरे गुस्से से देखना है, ऐसे जैसे कोई चुड़ैल अपने शिकार को देखती है। So 1, 2, 3 and action। अब तो जिंदा नहीं बचेगा। हर बुराई इंसान के सामने लौट कर आती है। अरे वाह, बिना डायलॉग मिले इतना रियलिस्टिक डायलॉग भी बोल दिया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। इसे ही रियलिस्टिक एक्टिंग कहते हैं, बड़ी बड़ी हीरोइनें नहीं कर पाती। माइंड ब्लोइंग। संदीप, कल ऑडिशन कैंसिल कर दे, अब और ऑडिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और हाँ, डायरेक्टर वर्मा को भी कॉल करके बोल दे कि उनकी हीरोइन मिल गई है। क्या नाम है तुम्हारा? जी, संगीता। संगीता, 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 संगीता। हाँ। सर, कहाँ खो गए? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारा नाम सुनकर कुछ याद आ गया था। संदीप, तू क्या बोलता है, कैसा लगा? अच्छा ऑडिशन था सर। मेरे खराब बिहेवियर के लिए वेरी सॉरी संगीता जी। इट्स ओके। अब ये सॉरी वॉरी हो गया हो तो अब ऑडिशन भी चेक कर ले। बॉस, बैटरी डाउन हो गई है। इट्स ओके, बैटरी चेंज कर ले। सॉरी सर, मैं जल्दबाजी में बैटरी का दूसरा सेट लाना ही भूल गया। सर प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, मैं अभी लोखंड वाला ऑफिस जाकर ले आता हूँ। 1.5-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा सर। उसके बाद ऑडिशन चेक करके इन्हें भेज देंगे। तेरा हमेशा का यही नाटक है। होने वाली सुपरस्टार का एक एक पल कीमती होता है, समझा तू? जा जल्दी लेकर आ। हमें लगता है कि जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, अब लौटकर नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं होता। वक्त वो खेती होती है जहां हर बीते वक्त में हम अपने हाथों से अपने कर्म बोते हैं और एक समय के बाद अपने कर्मों की फसल हमें खुद ही काटनी होती है। आज रमन के कर्मों की फसल कटने का समय आ गया था। एक्चुअली मूवी में तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ही बोल्ड और स्ट्रांग है। इस हॉरर मूवी में हीरोइन अपनी मौत का बदला लेती है। थोड़ा एक्सपोज भी करना पड़ेगा। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल तो ये सब कॉमन है। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो? चिंता मत करो रमन, मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हूँ। बस एक बार कह दो कि पिछली बार की तरह इस बार मेरा यूज करने के बाद तुम मुझे मारोगे नहीं। कौन हो तुम? बताया ना, मेरा नाम संगीता है। वही संगीता जिसे तुमने इसी बंगले में जिंदा दफन कर दिया था। ये कैसा मजाक है? कैरेक्टर से बाहर आओ संगीता। बहुत सालों से, कब से निभा रही हूँ।
मैं इस कैरेक्टर को सर ऐसे कैसे बाहर आ जाऊं? यही तो मेरा असली कैरेक्टर है। अरे 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 तुम्हारे चेहरे को क्या हो रहा है? अरे वैसे ही होता जा रहा है जैसे तूने किया था। यहीं इसी जगह तूने मुझे जिंदा गाड़ा था ना। अब मैं तुझे यहाँ गाड़ दूंगी। यहाँ अकेले रहते रहते मैं बोर हो गई हूँ रमन। तू होगा तो मजा आएगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो मर चुकी हो। फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? जब बदले का गुस्सा आसमान को चीर देता है ना रमन, तो मरे हुए लौट आते हैं। नहीं संगीता, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। तेरे जैसे लोगों के हाथों मरकर जो लड़कियां चुड़ैल बन जाती हैं, उनके पास माफी नहीं, मौत होती है। मौत। आज का मेरा ये ऑडिशन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी ऑडिशन था रमन। अब तू ऑडिशन लेने के बहाने किसी भी लड़की का शोषण नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, बुरे कर्मों की जो फसल हम बोते हैं उसे इसी जन्म में हमें काटना पड़ता है। संदीप इस बुरे कर्म से दूर था, इसलिए बच गया। लेकिन आप लोग भूल से भी किसी लड़की का ना तो शोषण करना और न ही करते हुए देखना, वरना संगीता आज भी यही है, हम सबके बीच। सदियों से एक कहावत हम आए दिन सुनते आए हैं कि इंसान जो बोता है वही काटता है। इस बात का मतलब यह है कि कर्मा घूम फिर कर वापस आता है और हर बुरे कर्म का मूलधन और ब्याज सब वसूल लेता है। सालों से दिल्ली में रहने वाले अभय को बेंगलोर की एक आईटी कंपनी ने मैनेजर पोस्ट नौकरी पर रखा है। उसी सिलसिले में अभय अपने परिवार के साथ दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन वो नहीं जानते कि इनके परिवार का कर्मा इनसे सवाल जवाब करने वाला है, जहां होगा मौत का खूनी खेल। शीला, ध्यान से अलार्म लगा लेना, कहीं ऐसा ना हो हम सोते रहें और स्टेशन छूट जाए। डोंट वरी पापा, आपकी बेटी ने आपका ये काम आधे घंटे पहले ही कर दिया है। पूरे 4 अलार्म लगाए हैं। थैंक यू बेटा, एक तू ही है जो हर काम सही करती है। तेरी माँ के ऊपर कोई काम छोड़ दो तो समझो गई भैंस पानी में। कुछ ज्यादा नहीं हो गया अब है? गुड नाइट। पानी है क्या? कौन है भाई? अभय, क्या हुआ? पापा, आप ठीक हैं? खून 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 खून। पापा, पापा आंखें खोलिए पापा, क्या हुआ? अभय, कैसा खून? खून खून। अभय होश में आओ। अभय! शीला, आकृति, वो यहाँ एक लड़की थी, उसने खून की उल्टी की मेरे ऊपर। खून की उल्टी? मगर यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है भाई साहब ने कोई बुरा सपना देख लिया है। पानी पिलाइए इन्हें। हाँ हाँ, लीजिए, पानी लीजिए। बहुत डरावना सपना था। सपनों का क्या है साहब, कभी हंसाते हैं तो कभी डराते हैं। तुम कौन हो?
मेरा नाम काल है। अगला ही स्टेशन है मेरा, अरसिरकेरे जंक्शन। कुछ लोगों से मिलना है वहाँ। वैसे आप कहाँ उतरने वाले हैं? हम तुमाकुरु उतरने वाले हैं। मेरे स्टेशन से अगला स्टेशन ही है, लेकिन संभल कर, वहाँ एक चुड़ैल भूत का साया है। किसी ने भी कुछ गलत किया होता है तो वो उसको छोड़ती नहीं है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। हमने कभी किसी का गलत नहीं किया है। मेरा स्टेशन आ गया, जल्दी मिलते हैं। यह आदमी बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे। अजनबियों की बातें अजीब लगना आम बात है पापा। हम्म, तो हो जाए हाई फाई। अभय और उसका परिवार अपनी हंसी में बुरे सपने को पल भर में भूल गया, लेकिन अभय के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर नजर आने लगी थीं। मगर अपनी चिंता से ज्यादा अभी ध्यान उस स्टेशन पर देना था जहां उन्हें उतरना था। तुमाकुरु स्टेशन आते ही तीनों उतर गए। उस स्टेशन पर उतरने वाले वही 3 लोग थे। उनके उतरते ही ट्रेन आगे बढ़ गई। तीनों अब स्टेशन से चलने ही वाले थे कि तभी आकृति की नजर स्टेशन के एक कोने में जल बुझ रही लाइट पर अटक गई, जहां लाइट बुझते ही उसे सफेद कपड़े पहने लड़की दिखाई दे रही थी। उसे देखते हुए आकृति को ट्रेन में मिलने वाले अजनबी काल की बात याद आ गई। वहां एक चुड़ैल भूत का साया आए दिन देखने को मिलता है। अगर किसी ने कुछ गलत किया होता है तो वो उसको छोड़ती नहीं है। पापा, पापा देखो उधर कोई है। कहाँ बेटा? उधर पापा देखिए ना, वो वही तो खड़ी है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मेरे पास मत आओ पापा, मेरे पास मत आओ। आकृति सुनो, रुको आकृति। आकृति, आकृति क्या हुआ तुम्हें? रुको। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। पापा, हे भगवान, आकृति हवा में। अभय, कहीं इसके पीछे स्टेशन का चुड़ैल भूत वाला साया तो नहीं? शीला की बात सुनकर अभय सकते में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। शीला को अपने सवाल से ज्यादा इंटरेस्ट अपनी बेटी में था, इसलिए अभय के जवाब से पहले ही वो वापस आकृति को बचाने दौड़ पड़ी। आकृति, आकृति। तभी वहां से एक और ट्रेन गुजरती है। उस ट्रेन के दरवाजे पर काल खड़ा है। अभय उसे जाता देखता है। काल मुस्कुरा उठता है। यह सब देखकर अभय की सांसें फूल जाती हैं। वो शीला के पीछे दौड़ता है। शीला, शीला रुको। कौन हो तुम और मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? प्लीज, तुम जो भी हो मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज, प्लीज छोड़ दो मेरी बेटी को। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूं, तो सच बोल। कैसा सच? मेरा सच। आरती? चलो याद तो आई। अब सच बता वरना तेरी बेटी गई। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना। अभय ये जो पूछ रही है इसे बता दो प्लीज, वरना हमारी बेटी। प्लीज बता दो अभय। आज से 25 साल पहले इसी स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर पर एक कंपनी खुली थी। उसी कंपनी में आरती को बहुत अच्छी जॉब मिली थी। मुझे लगा अगर ये जॉब करने लगेगी तो मुझसे दूर हो जाएगी। आरती प्लीज सुनो तो, क्यों करनी है तुम्हें ये जॉब यार? मैं हूं ना काम करने के लिए। छोड़ दो इस जॉब को और वापस चलो मेरे साथ। अभय प्लीज, तुम चले जाओ यहाँ से।
और ये जॉब मुझे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए करनी है, तुम्हारे लिए नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, हम सिर्फ दोस्त हैं। इसलिए प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो और ये शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो प्लीज। अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो तू भी अपने मन की नहीं कर सकती। बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने आरती को एसिड डालकर मार दिया, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं पुलिस से बच गया और एक दिन मैं ये शहर छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गया। लेकिन ये जगह मुझे फिर वहीं खींच लाई। मुझे माफ कर दो आरती, मुझे माफ कर दो। माफ किया? तुमने तो इसे माफ कर दिया आरती, लेकिन हम इन्हें माफ नहीं कर सकते। चलो बेटा। शीला, आकृति, प्लीज मेरी बात तो सुनो। शीला। लेकिन शीला और आकृति अभय की बात नहीं सुनते। तभी ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन आती है। जो काल अभय की बोगी में था, जो एक दूसरी ट्रेन के दरवाजे पर भी था, वही काल इस ट्रेन के इंजन में इंजन ड्राइवर के बाजू में खड़ा था। अभय ने अपनी ओर आती ट्रेन की ओर देखा और अपनी गिल्ट से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया और काल की ट्रेन उसे साथ ले गई। मुझे माफ कर देना प्लीज। इंसान चाहे जो कर ले, बुरे काम का नतीजा एक न एक दिन उसे भुगतना ही पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप चोरी छुपे गलत काम करके बच जाएंगे, तो आप गलत सोचते हैं। काल हमेशा से हमारे साथ चलता है।